एवरीवन, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एसवीएम महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी हमारे सिलेबस की। सिलेबस में हमने पता किया कि कितने यूनिट्स में पेपर आने वाला है और कितने मार्क्स के साथ आने वाला है और कितने पासिंग मार्क्स हमें गेन करने हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारे कोर्स की। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले जो यूनिट बी है जिसका नेम है ग्रामर एंड यूसेज, डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे यूनिट बी की, बट इससे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। आज का जो मेन टॉपिक होगा वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूजेज होते हैं और इनके बिना कहाँ इंग्लिश ग्रामर टफ बन जाती है। चलिए इजी करते हैं इसे। इजी करने की बात थी, पहले देखते हैं इंग्लिश कितने भागों में डिवाइड हो चुकी है ऑलरेडी। इफ यू टॉक अबाउट ओनली द वेरी फर्स्ट इज ग्रामर। ग्रामर दो भागों में डिवाइडेड है। पहला स्टार्ट होता है, उसे किस नाम से जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनकी हम डिटेल में जानकारी लेंगे आगे के वीडियोस में। सेकंड है जो टेंस से स्टार्ट होता है और नरेशन पे खत्म हो जाता है। टेंस से स्टार्ट होता है और नरेशन पे खत्म हो जाता है। इसके बीच में आ जाता है मोडाल्स, पैसिव वॉइस, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तो पहला जो सेक्शन होगा इंग्लिश का वो होगा ग्रामर, जो हमें पढ़ना है। सेकंड सेक्शन हो जाता है कंप्रहेंशन। सेकंड जो टॉपिक होगा इंग्लिश में हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन में जो चीजें हमें पढ़नी है वो है इसकी बुक। बुक में क्या क्या इंक्लूड है, रिलेशंस है प्लस पॉइंट। सेकेंड टॉपिक जो हम उसमें पढ़ने वाले हैं वो है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो वोकैबुलरी से रिलेट कर सकता है, उससे आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए भी हमें पूछा जा सकता है। तो नंबर थर्ड है वोकैबुलरी। तीसरा सेक्शन होगा वोकैबुलरी। डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वोकैबुलरी एवरीथिंग इज यूजलेस। अगर आप बात करते हो, एक क्वेश्चन था हमारा जो यूनिट ए से आ रहा था, ट्रांसलेशन। जब बात ट्रांसलेशन की आती है, वो वर्ड्स का हो या सेंटेंसेस का हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें वोकैबुलरी। ठीक है, तो देखते हैं आगे। पहले समझ लीजिए इंग्लिश को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ग्रामर सेक्शन, सेकंड कंप्रहेंशन एंड द थर्ड वन इज वोकैबुलरी। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर की। ग्रामर से जुड़े जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आज हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और इजी बनाते चलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। बात करने वाले हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन से बेसिक्स हमें आने ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट मैं आपके सामने लाने वाला हूं वो है सब्जेक्ट। मैं बात करने वाला हूं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा होगा, कैसे आइडेंटिफाई करें। इसे हिंदी में तो हम कर्ता के नाम से जानते हैं, और अगर इसका दूसरा नाम इंग्लिश में लें तो वो है डूअर। डू करना, डूअर करने वाला। कोई भी काम
अगर सेंटेंस में कोई भी कर रहा है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस लिखा मैंने, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। अगर मैं पूछना चाहूं कि खेलने का काम कौन कर रहा है, तो आपका आंसर होगा ऑब्वियसली राम। बट एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पुटअप किया जा सकता है जब बात हो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, किसकी बात हो रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सब्जेक्ट बन कौन सकता है। सबसे कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सब्जेक्ट कौन बनेगा। ऐसी कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो सब्जेक्ट बन सकती है। चलिए देखते हैं। पहला है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन। ये स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट कौन बन सकता है, या तो वो होगा नाउन या फिर प्रोनाउन। अब सेकंड क्वेश्चन जो पूछ सकता है कि सब्जेक्ट कितने, अब जो सेकंड थिंग आपसे पूछी जा सकती है वो पूछी जाएगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, या ऐसी कौन सी यूनिट है जो इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बन सकती है। देखते हैं। सब्जेक्ट का हमें पहले से पता चल चुका है, नाउन या प्रोनाउन बन सकते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होगा जो काम कर रहा है, काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाएगा। और सब्जेक्ट बन सकते हैं नाउन या प्रोनाउन। अगर बात ऑब्जेक्ट की जाए तो भी नाउन या प्रोनाउन। इसमें भी जो फर्स्ट प्लेस गेट किया है वो क्या है, नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट भी वही बन सकता है जो या तो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। आगे हम बात करने वाले हैं नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। इन दोनों की बात भी हम आगे करने वाले हैं। इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन हम आज ही सीखने वाले हैं इसी वीडियो में, नाउन एंड प्रोनाउन। लेकिन एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट आ सकते हैं ये भी हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, करने का काम कौन कर रहा है, ही, ये बना सब्जेक्ट। इज क्या हुई, मैनुअल, ए हुआ आर्टिकल। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर क्या है, आप इसे ऑब्जेक्ट कह रहे हो। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, ही इज टीचिंग हिम विद हिज फ्रेंड्स, with his friends। देखें काम कर रहा है, ही सब्जेक्ट बना, इज हेल्प कर रहा है टीच को बताने में कि वह कौन सी फॉर्म में है, ये हुई मैनुअल। हिम क्या हुआ और हिज फ्रेंड्स क्या हुए। अब समस्या सामने आई है। इट्स मीन ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। देखिए दो टाइप्स हैं, पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टफ बन जाता है जब पूछ लिया जाए। और जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, उसमें एक मस्ट कह सकते हैं या एसेंशियल रूल है कि जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन हमें पता तो हो कि ऑब्जेक्ट वो है या नहीं। जिसे हम क्या समझते आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट समझते आ रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है या नहीं। रिसेंट में मैंने बताया एक सेंटेंस में मैक्सिमम दो ही ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, पहला होगा डायरेक्ट, सेकंड होगा इनडायरेक्ट। अब समझ लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा सेंटेंस में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। बात की जा रही है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने बात की है ऑब्जेक्ट की। मैंने बताया एक हो सकता है, एक टाइप हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड हो सकता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो किसका आंसर दे रहा हो, वर्ड का आंसर दे रहा हो। समझिए एग्जाम्पल के साथ समझिए, ही इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर। अभी बात की थी हमने जो काम कर रहा है सब्जेक्ट, मेन वर्ब, आर्टिकल, लेकिन डॉक्टर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझिए अगर मैं आपसे वर्ड से क्वेश्चन करता हूं, व्हाट इज ही, व्हाट इज ही, वह क्या है, आंसर है वो डॉक्टर है। इसमें क्या का आंसर आ रहा है, डॉक्टर है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझिए जो whom का आंसर हो, whom को समझते हैं किसे या किसको, किसे या किसको। जब हिंदी में इनकी बात की जाए whom का अर्थ होता है किसे या किसको। देखिए सेंटेंस समझिए, he teaches you, सब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब हुई, वर्ब हुई। ये क्या है, क्या ये यू वोट का आंसर है, क्या नहीं, आंसर है होम का, वह किसे पढ़ाता है। समझिए सेकंड सेंटेंस में हमने बात की है वह किसे पढ़ाता है, यू किसका आंसर है, होम का। जो डॉक्टर आंसर था वो आंसर था बोर्ड का। अगर बोर्ड का आंसर है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अगर होम का आंसर है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर इसी को हम साथ में एज ए कंबाइंड सेंटेंस समझे तो एग्जाम्पल होने वाला है, समझिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट with his friends in the garden, in the garden। एक और समस्या सामने आने वाली है आपके, देखिए काम कर रहा है ही, सब्जेक्ट हुआ एच प्लस मेन वर्ब, तो मैं सीधा वर्ब लिख रहा हूं उसे। क्या खेल रहा है वो, सबको आंसर आता है आपको, वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके साथ खेलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अब इसे क्या करेंगे, इन द गार्डन, इन दी गार्डन। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कहने वाले सर इसे अदर्स कहेंगे, जैसा आपने स्कूल्स में सीखा होगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं और तीसरा होता है तो उसे क्या कहेंगे, अदर्स। बट ये मैं कहूंगा कि ये सरासर गलत है, टोटली रॉन्ग। गलत कैसे कह दिया, मैं कहूंगा इंग्लिश में जब बात सेंटेंस एनालिसिस की हो तो अदर्स नाम का कोई वर्ड यूज नहीं किया जाता है। जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की दो स्पेलिंग्स मिलेगी आपको, पहली होगी कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, सेकेंड होगी कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। बताएं क्या अर्थ हो सकता है इनका। पहला कॉम्प्लीमेंट है टिप्पणी, जो अच्छी होगी या बुरी होगी। मैंने कहा आज आप अच्छे लग रहे हैं, मैंने कहा आज आप अच्छे लग रहे हैं, ये मैंने दिया आपको कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा आप इंटेलिजेंट हो, कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन जब मैं इस स्पेलिंग की बात करूंगा ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है पूरक। क्या कहलाएगा, पूरक। यहाँ ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझते हैं, जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, इन द एंड जब आपने मेन कोर्स ले लिया, डेजर्ट ले लिया, डेजर्ट के बाद आप एक छोटी सी डिमांड रखते हैं रेस्टोरेंट मालिक से, उसे कहते हो 100 खिलाइए। क्या कहते हो आप, 100 खिलाइए। तो 100 हो गई कॉम्प्लीमेंट की, क्या हो गई,
कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री शब्द का अर्थ है फ्री में देना या किसी चीज के साथ में आना। तो खाने के साथ में आपको सौंफ मिली, आपने सौंफ के पैसे नहीं दिए हैं, इसीलिए उसे क्या कहा गया? कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होते हैं दो, एक सेंटेंस में मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं दो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा होगा? जो बोर्ड का आंसर देगा, और जो होम का आंसर देगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक सेंटेंस जो हमने कंबाइंड रूप से देखा उसमें आज सब्जेक्ट हुआ ही, इज प्लेइंग हुआ वर्ब, क्रिकेट हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स हो गए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन बात की इन द गार्डन, अगर हम इसे आइडेंटिफाई करना चाहें तो ये आंसर होगा वेयर का। किसका आंसर होगा? वेयर का। वेयर का अर्थ होता है कहाँ। पूछ रहा है किसी जगह के बारे में कि वह क्रिकेट खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन कहाँ? कहाँ का आंसर था? इन द गार्डन। इन द गार्डन को अभी हमने समझा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। आगे जब हम पढ़ेंगे सेंटेंस एलिमेंट्स, एक टॉपिक है हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं ग्रामर एंड यूसेज, इट्स मीन यूनिट बी की जब हम बात करेंगे उस यूनिट में हम सीखेंगे कि वेयर, जिसे मैंने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा है, इसके अलावा और क्या बन सकता है? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसके जगह एडवर्ब भी आ सकता है। ये चीजें हम सीखने वाले हैं आगे। हम सीख चुके हैं एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें। सेकंड हमने सीखा एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मैंने बताया पहला ऑब्जेक्ट हो सकता है डायरेक्ट, सेकंड हो सकता है इनडायरेक्ट। फिर हमने इन्हें आइडेंटिफाई करना भी सीखा। आगे हम बात कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो देखिए, अगर मैं नया पॉइंट लेने जा रहा हूं सामने, जिसमें सभी को कंफ्यूजन रहता है। अगर आप नाउन में एस या ईएस ऐड करते हैं, अगर आप नाउन में एस या ईएस ऐड करते हैं तो नाउन बनेगा प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन बन जाएगा? प्लूरल नाउन। मैंने लिखा बॉय, सिंगुलर था, जैसे मैंने एस या ईएस ऐड किया ये बन गया बॉयज, ये बना प्लूरल। कौन सा नाउन बन गया? प्लूरल नाउन बन गया। लेकिन अगर सेकंड टॉपिक की जो बात करूं, अगर आप किसी वर्ब यानी क्रिया, अगर आप क्रिया में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बनेगी? ये क्वेश्चन है। और इसी के साथ मैंने पूछ लिया जो वर्ब्स होती है उनकी कितनी फॉर्म्स होती है। अब आप लोग कहेंगे सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कई बोल सकते हैं सर फोर्थ। चलिए सीखते हैं वर्ब की कितनी फॉर्म्स हो सकती है। समझिए V1, V2, V3, V4, यहाँ तक V5, V6। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखी ईट, ईट का क्या होता खाना। सेकंड फॉर्म होगी एट, नंबर थर्ड होगी इटन। फोर्थ फॉर्म कौन सी बनेगी? जब हम बात करते हैं V1 प्लस ING, इट्स मीन ईट में ING ऐड होगी तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी? फोर्थ फॉर्म। V5 2 के साथ अगर हम फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं 2 प्लस V1 तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। कुछ ये कहेंगे नहीं सर ऐसा हम नहीं मानते। देखिए अभी आपको बताते हैं कि ऐसा मैंने क्यों कहा है। लास्ट है, अगर आप V1 में एस या ईएस, जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने वाले थे, अगर वर्ब में एस या ईएस ऐड होती है, देखिए ईट में क्या लगा एस, ये बनी तो वर्ब की सिक्स्थ फॉर्म, लेकिन यहाँ हमारा जो मुद्दा था सिंगुलर और प्लूरल का था। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड होती है तो बनती है सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है? 6।
ईट एट ईटन, सबको पता है जब आईएनजी ऐड करते हैं तो फोर्थ फॉर्म बनेगी, फिफ्थ फॉर्म बनेगी जब हम टू ऐड कर देते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर हम फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये ऐड करते हैं तो वर्ब की बनेगी सिक्स्थ फॉर्म। वर्ब की सिक्स्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर होगी, वर्ब की सिक्स्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर रहेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल रहने वाली है। इट्स मीन जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, जो सिंगुलर है उनके साथ सिंगुलर आएगी। इसे हम आगे समझेंगे जब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस की। किसकी बात होने वाली है? पर्सनल प्रोनाउंस। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म और सिक्स्थ फॉर्म कहाँ यूज हो रही है? बेसिकली प्रेजेंट में। ये पास्ट पार्टिसिपल्स कहलाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। जो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो कहलाएगी पास्ट पार्टिसिपल। जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं गेरेंट वर्ब या गेरेंट फॉर्म के नाम से जानते हैं, जो आईएनजी फॉर्म होती है उसे गेरेंट कहते हैं। टू के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आती है उसे कहा जाता है टू इनफाइनाइट, टू इनफाइनाइट वर्ब। चलिए हम यहाँ सीख चुके हैं कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है। अगर वर्ब में ऐसे ये सेट होता है तो उसकी सिंगुलर फॉर्म क्रिएट होती है, और ऐसा ही अगर नाउन में किया जाए तो नाउन बन जाता है प्लूरल नाउन। वर्ब की 6 फॉर्म्स हैं, सबको पता है, लेकिन अब सीखते हैं वो बातें जो मैंने अभी रिसेंट में कही है। अगर वर्ब की सिक्स्थ फॉर्म है वो सिंगुलर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर प्लूरल है तो इनका यूज कैसे होगा, इनको समझने से पहले हम देख लेते हैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन आई, जो कि फर्स्ट पर्सन है, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, he, she, it and they. These all are subjective forms of personal pronoun. इसमें ये सब्जेक्ट बन सकते हैं, यही से हम समझ लेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंग्लिश में 3 पर्सन की बात होगी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हुआ आई एंड वी, सेकंड पर्सन हुआ यू, थर्ड पर्सन हुआ ही, सी, इट, दे। अब मैं एक कॉमन सी बात कहूंगा, हर पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस हैं। अगर बात की जाए आई वी में एक सिंगुलर है, यू में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसमें भी एक सिंगुलर है और बाकी के क्या है? सॉरी, एक प्लूरल है और बाकी के सिंगुलर है। समझे? आई के साथ सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आई को हमें बता दिया जाता है कि आई क्या होता है? प्लूरल। लेकिन मैं कहूंगा आई हमेशा से सिंगुलर था, सिंगुलर है एंड सिंगुलर ही रहेगा। प्लूरल, बीच में प्लूरल है, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ये मैं बताऊंगा सिंगुलर कैसे है, ये सिंगुलर कैसे है और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों कैसे हैं, इस चीज को बताया जाएगा आपको। ही, सी, इट क्या है? सिंगुलर, दे क्या है? प्लूरल। अब आप समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए पर्सनल प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव फॉर्म को। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पहला पर्सन क्या करता है? पहला पर्सन हमेशा बोलता है। मैंने कहा फर्स्ट पर्सन हमेशा बोलता है। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। अगर हम सभी कंबाइंड रूप से बोलेंगे वी आर स्पीकिंग, पहला पर्सन का काम क्या है? बोलना। फर्स्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक। सेकंड पर्सन हमेशा क्या करता है? सुनता है। मैं बोल रहा हूं, आप सभी सुन रहे हैं। अगर आप बोलते हैं तो मैं आपके लिए सेकंड पर्सन बन जाऊंगा। फर्स्ट पर्सन बोलेगा, सेकंड पर्सन सुनेगा और थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही है, मैं कह रहा हूं राम चोर है, मैंने कह दिया
तो आपने सुन लिया। बात ही राम की जगह हम यूज कर सकते हैं ही। इट्स मीन फर्स्ट पर्सन बोलेगा, सेकंड पर्सन सुनेगा और थर्ड पर्सन जिसकी बात की जाएगी। देखिए आई सिंगुलर कैसे है, वी प्लूरल है, सबको पता है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैसे हो सकता है। देखिए इसी का एक केस होता है रिफ्लेक्सिव केस। दो मैंने इसके किए, सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एंड द लास्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। आपको समझाने के लिए जिसके एंड में क्या आ जाए, सेल्फ आ जाए, क्या आ जाए, सेल्फ आ जाए, वो सिंगुलर होगा। सेल्वेज आ जाए, प्लूरल होगा। समझने की कोशिश करें। मैंने कहा जब बात हो रिफ्लेक्सिव केस की, और रिफ्लेक्सिव केस में जिसके एंड में क्या आ जाए, सेल्फ, वो होगा सिंगुलर, और सेल्वेज आ जाए वो होगा प्लूरल। देखते हैं आई का बनता है माई सेल्फ, माई सेल्फ। इट्स मीन ये क्या होगा, सिंगुलर। वी का होता है आर सेल्वेज, ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्लूरल। यू का देखिए योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्वेज भी होता है। इट्स मीन ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के रूप में काम करेगा। बात करते हैं ही की, हिमसेल्फ, हर की किसी की बात करते हैं तो हर सेल्फ, इट की बात करते हैं तो इट सेल्फ, और दे की बात करते हैं तो देन सेल्वेज। इस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि कौन सा पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। जिनके एंड में लगा है सेल्वेज वो हो गया प्लूरल, और जिनके एंड में लगा है सेल्फ वो हो गया सिंगुलर। आई होता सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ जब हमने बात की थी V1, V2, V3, V4, V5, V6 की, जो प्लूरल फॉर्म होती है वो यूज होती है यू एंड आई के साथ। कहा तो ये गया है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है और ये सिंगुलर है, लेकिन इनके साथ जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो ऐसे ये वही ऐड होता है। देखिए सेंटेंस में लिखता हूं आई टीचेज यू, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि यहां मैंने यूज की वर्ब की सिक्स्थ फॉर्म, और अभी मैंने समझाया कि आई सिंगुलर है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, प्लूरल फॉर्म इसके साथ यूज की जाएगी। आई टीच यू, आई टीच यू। अगर बात की जाए ही टीच यू, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक्सेप्ट आई एंड यू, एक्सेप्ट का अर्थ है के अलावा, आई और यू के अलावा अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं जो सिंगुलर है, तो बात होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो वर्ब की सिक्स्थ फॉर्म हम यूज करेंगे। इसमें एस या एस जिस वर्ब के एंड में यूज किया जाएगा वो ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि सब्जेक्ट कौन हो सकता है, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, फिर हमने बात की अगर नाउन में एस एस ऐड होता है तो सिंगुलर बनता है या प्लूरल। ऐसे ही हमने एक पॉइंट सीखा वर्ब, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड होता है तो कौन सी फॉर्म बन जाती है, प्लस वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है। उसके बाद हमने सीखा पर्सनल प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस है और रिफ्लेक्सिव केस, इन दोनों के माध्यम से हमने सीखा कि आई सिंगुलर है या प्लूरल, यू सिंगुलर है या प्लूरल। आगे के वीडियो में हम सीखेंगे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इन सभी की बेसिक नॉलेज।